बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 पीबीए 3 जो कि माइनर प्रैक्टिकल है इसको कवर करने जा रहे हैं। और इसके अगर हम टाइटल की तरफ जाएं तो इसका टाइटल है कि डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप इनसॉल्युबल स्टोन बाय अ डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। यानी यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज़ करते हुए हमने डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे और इसमें हम थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स प्रोसीजर, देन फिर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल कवर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं टर्मिनोलॉजीज को रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिकल। फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेंसिटी कि डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी आम लफ्जों में हम यूं कहते हैं कि कोई चीज कितनी घनी है। यानी यहां देखें, जब हम एटम के लिहाज से बात कर रहे होते हैं तो एटम एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने एटम आ रहे हैं वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहलाती है। अब देखें कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसके जो एटम आ रहे हैं वो बहुत कम है, तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी। और इसमें देखें यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसकी डेंसिटी जो है वो हाई होगी। तो यहाँ इनकी डेंसिटी हाई है क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। तो जितने एटम ज़्यादा घने होंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो बेसिकली डेंसिटी हमें ये बताती है कि मैस जो है वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। यानी हम इसको अगर लिखने की तरफ जाएं तो हम ये लिखेंगे कि हाउ मच मैस इज प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैस प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम डेंसिटी के फार्मूले की तरफ जाएं तो ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और अगर हम यूनिट की तरफ जाएं, मैस की यूनिट केजी होगी और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब होगी। अच्छा, तो इसकी वजह से एक दूसरी यूनिट भी हम यूज़ करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी, जो कि लेबॉर्ट्री यूनिट्स है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मैस जो है वो उसको मेजर नहीं कर सकते, थोड़ा मैस लेते हैं, कम मैस लेते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि सब्सटेंस विद हायर डेंसिटी, वो सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर के मुकाबले में वो सिंक कर जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, यही रीज़न है कि जो आइस है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू वाटर। अब अगर हम अंडरस्टैंड करें फर्दर टर्मिनोलॉजीज को, तो जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने समझना है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको आर्शिमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी आपका जो प्रैक्टिकल है वो इसी के ऊपर बेस्ड कर रहा है, आर्शिमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। अब आर्शिमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको समझिए विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। आर्किमिडीज की बेसिकली एक स्टोरी है जो कि प्रीवियस बुक्स के अंदर थी, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी वो स्टोरी सुने या बताएं। लेकिन यहाँ देखें कि सिंपल बात इसके अंदर ये है कि जब आप किसी वाटर को किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर सिंक करवाते हैं, डबोते हैं, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। यानी कोई भी चीज़ है पानी की सरफेस के ऊपर आप रखें तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये अपथ्रस्ट फोर्स कितनी लगेगी। इसी क्वेश्चन को एड्रेस किया है आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने कहा है कि जब आप कोई चीज पानी की सरफेस के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है वो उतनी ही लगेगी जब आप इसको पानी के अंदर डबोएं। तो ये जो पानी डिस्प्लेस करेगा उस पानी का आपने वेट ले लेना है, उतने वेट की अपथ्रस्ट फोर्स होती है। अब इसको मजीद हम समझते हैं। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये आपके पास 6 kg की मैसिव बॉडी है, इस मैसिव बॉडी को जो ही पानी के अंदर आप इंसर्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। या पानी के अंदर जो ही इंसर्ट करेंगे तो अगर ये बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड है तो कुछ वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा जो यहाँ आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा इससे। ये जो वाटर बाहर आया है इस वाटर का आपने वेट कर लेना है। ये यहाँ मैस बताएगा, मैस को आपने कन्वर्ट कर लेना वेट से। तो जितना वेट इस वाटर का होगा जो कि डिस्प्लेस हुआ है, इतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लगेगी। ये आर्किमिडीज ने बताया था। आप इसको दोबारा देखें, अभी हम फर्दर इसको डेफिनेशन की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें, यहाँ प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, यानी आप मुकम्मल तौर पर या आधा इसको डुबोएं किसी फ्लूइड के अंदर, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट फोर्स। ये बात तो हमें पता है, लेकिन ये अपथ्रस्ट फोर्स आगे जो सेक्शन है वो ये कहता है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जो इस ऑब्जेक्ट ने जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेड फ्लूइड का अगर आप मैस ले लें, वेट ले लें, तो उतने वेट की ही इसने अपथ्रस्ट फोर्स लगाई है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जो है आप इसको दोबारा सुने और दोबारा अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, और दिस अपथ्रस्ट फोर्स इज नोन एज बुoyant फोर्स भी आप इसको कहते हैं और अपथ्रस्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि फर्दर चीज़ है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करते हैं, सिंक क्यों करते हैं, हाउ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स, और इसी के साथ हाउ शिप्स फ्लोट इवन व्हेन मेड ऑफ हैवी मेटल्स। अच्छा, ये बेसिकली हमारी आर्किमिडीज हमारी हेल्प करता है इन फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं और अब हम प्रोसीजर की तरफ मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो प्रोसीजर हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। 2 तरह से आप इससे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। एक जो आपकी जिस बुक को हम अभी अपने प्रीवियस प्रैक्टिकल्स के अंदर डिस्कस करके रहे हैं, स्मार्ट फिजिक्स की बुक जो है, उसके जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगा, तो मैंने कहा कि एक और प्रोसीजर मैं आपको बताता चलूँ। वो प्रोसीजर भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करते हैं जो बिल्कुल सिंपल सा है प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर को की मदद से हम जो है वो डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। देन फिर जो है हम उस प्रोसीजर वो जो बुक में है उसको भी हम लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास टेबल गिवन है उस बुक के अंदर, तो हम उस प्रोसीजर को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको फौरन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इसके लिए अपरेटस की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, इसके साथ इरेगुलर स्टोन चाहिए, थ्रेड चाहिए, ये धागा चाहिए और डिजिटल बैलेंस चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये स्टेप है, सबसे पहले आपने मेजर करना है इनिशियल वाटर लेवल और इसको V1 कह देना है। अभी यानी ये जो पानी इसके अंदर है इसका वॉल्यूम आपने मेजर कर लेना है। लेट्स सपोज ये 29 सेंटीमीटर क्यूब है, तो या 30 है, जितना भी है इसको आपने मेजर करके अपने पास नोट डाउन कर लेना है। फिर क्या करना है, लोअर द स्टोन इनटू द वाटर। आपने ये जो स्टोन है जो कि इस थ्रेड के साथ अटैच है, इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो जब आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, V2 वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली वॉल्यूम राइज हो जाएगा, जो ही आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस होगा, तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर 29 पहले था तो अब 30 हो जाएगा या 31 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बाद वाला वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है जी इन दोनों वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम आया था और जो बाद में वॉल्यूम आया, इन दोनों वॉल्यूम्स का आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। और इसके साथ साथ आपने स्टोन का मैस भी ले लेना है। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जितना मैस होगा इसका मैस आपने वेइंग मशीन की मदद से लेना है, और जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के डिफरेंस से आ जाएगा। इस तरह से आप इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। ये तो बहुत सिंपल मेथड था जो कि आपकी क्लास 9 फिजिक्स के अंदर भी बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन अब हम चलते हैं और जो स्मार्ट फिजिक्स की बुक है उसके अंदर जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी अपरेटस हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। इसमें हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, वेट बॉक्स है, थ्रेड है, बीकर है, वाटर है, थर्मामीटर है, और साथ में क्या है, स्मॉल वुडन बेंच है। अच्छा, अब थर्मामीटर की तो एज सच जो है वो यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेशक निकाल दें। अब यहाँ देखें कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास एक मैसिव बॉडी है, यानी यहाँ बॉल है, स्टील बॉल है, इसका मैस हमने पहले मेजर कर लेना है। अच्छा, इसका जो मैस होगा उसकी मदद से हम इसका वेट मेजर कर लेंगे, और इसके वेट को कहेंगे W1, यानी एयर के अंदर इसका वेट हमने मेजर करना है कि इसका कितना वेट है, तो इसके वेट को हम क्या बोलेंगे, W1 कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर पानी डालेंगे, और पानी के अंदर डालते हुए हम क्या करेंगे, इसका पानी के अंदर डुबोएंगे, और अब दोबारा फिर इसका वेट जो है वो लेंगे। अब जो दोबारा वेट लेंगे, इसी बॉल का आपने वेट लेना है, तो डेफिनेटली वो जो वेट होगा वो कम हो जाएगा, यानी पहले इसका वेट ज़्यादा आएगा, बाद में अब थ्रस्ट फोर्स लगने की वजह से वेट कम हो जाएगा, और उस वेट को आपने क्या कह देना है, W2 वेट कह देना है। तो यहाँ जस्ट हमने इतना ही करना है कि हमने एक कोई स्टोन ले लें, लेट्स सपोज, या कोई बॉल ले लें, या किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, उसका पहले एयर में आपने वेट करना है, और फिर आपने इस वाटर के अंदर डालकर फिर दोबारा फिर वेट करना है। तो 2 वेट आएंगे, वेट का डिफरेंस अपने पास आप लोगों ने नोट कर लेना है। यही इस प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो बताया गया है। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं, और देन फिर इस फार्मूले के अंदर ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इसको पुट करके जस्ट हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ यही सारा लिखा है जो आपको यहाँ बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डेरिवेशन को थोड़ा सा, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो ड्राइव करके हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसके लिए आपने साथ साथ रहना है मेरे, और आपको ये बात समझ आ जाएगी। देखिए, हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है
यानी ये जो सॉलिड जो आपने इसके अंदर सिंक करवा रहे हैं, इसकी जो डेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि इसका मैस कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है। अच्छा, यहाँ हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं कि जब आप इसको इसके अंदर इमर्स करेंगे इस मैसिव बॉडी को, तो ये कुछ वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगी। तो क्वेश्चन है कि कितने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगी, तो उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगी जितना इसका अपना वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ये डिस्प्लेस करेगी वो इक्वल होगा इसके अपने वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम रिप्लेस कर लेंगे VW से, बाकी वैसा ही आ रहा है। अब VW वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वलेंट होता है, डेंसिटी हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल होता है मैस ओवर डेंसिटी। तो यहाँ वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिख दिया, मैस ओवर डेंसिटी। डेंसिटी थर्ड टर्म थी, ऊपर चली जाएगी। अच्छा, याद रहे ये किसकी डेंसिटी है, ये हमारे पास मैस ऑफ वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आएगी। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये जो डेंसिटी है वो किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर है। चले अभी आपको याद रहेगा, ये जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये भी हम फार्मूले में यूज करने वाले हैं इसलिए। अब देखें, यहाँ मैस ऑफ सॉलिड है और यहाँ मैस ऑफ वाटर है। अच्छा, ऊपर भी जी मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटी और नीचे भी जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी इज सेम। तो m साथ जी आ जाएगा और इधर भी m और साथ क्या आ जाएगा, जी। तो वैसे काट भी सकते हैं, यानी आप एक एडिशनल चीज जो है वो दोनों तरफ क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जी यहाँ भी और जी यहाँ भी। तो अगर हम इसको कंबाइन लिखना चाहें m और g, तो ये क्या बनेगा, वेट बनेगा, वेट ऑफ सॉलिड, और यहाँ क्या बन जाएगा, वेट ऑफ वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये वेट ऑफ वाटर है और ये वेट ऑफ सॉलिड है, साथ डेंसिटी ऑफ वाटर एज इट इज आ रही है। अच्छा, अब वेट ऑफ सॉलिड तो वैसे हमारे पास रहेगा, यानी उसका जो एयर के अंदर वेट होगा, एयर के अंदर हमने पहले उसका वेट कैलकुलेट किया था, तो उसको हम वेट ऑफ सॉलिड कह रहे हैं। लेकिन जब आप इसको पानी के अंदर डुबोएंगे तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर हमने करना है, तो वेट ऑफ वाटर उतना ही होगा जितना आप यूं समझें कि पहले आपने इसका बाहर वेट किया 6 kg था, लेकिन जब अंदर आपने वेट किया तो अब ये 2 kg था। तो पानी का कितना वेट होगा, तो इन दोनों को आप माइनस करके आपको पता चलेगा कि कितना वाटर का वेट है। तो 6 में से 2 kg माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो हमारे पास मैसिव बॉडी है इसका जो वेट है, बाहर वेट कितना था और इसके अंदर डुबोने से वेट कितना आया। यानी यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी बात समझ आएगी। हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ वाटर मालूम करना है, WW। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर कैसे मालूम करेंगे, कौन सा वाटर, वो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है। तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ये डिपेंड करेगा कि वेट ऑफ जो सॉलिड है एयर के अंदर, उसमें से माइनस कर लें वेट ऑफ वाटर को। ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये एयर के अंदर है वेट ऑफ सॉलिड, और ये जो वेट ऑफ सॉलिड है वो क्या है, वाटर के अंदर है। ठीक है, तो ये भी, तो इन दोनों को अगर आप माइनस कर लें तो ये वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहां से ये हमारे पास फार्मूला है। अब यही फार्मूला हम यहां आगे लिखेंगे अपनी कैलकुलेशन के अंदर, तो आप इसको समझ जाएंगे। ये देखें, ये दोबारा वही बात है कि W1 क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है जो कि एयर के अंदर है, और W2 क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है जो कि पानी के अंदर है। तो इन दोनों को माइनस कर दें तो उतना ही बचेगा जितना पानी यहाँ से डिस्प्लेस होगा। डेफिनेटली बाहर वेट अगर 25 किलो है, अंदर वेट अगर 20 किलो आ जाता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बाहर वेट अगर 25 न्यूटन है और अंदर वेट 20 न्यूटन आ जाता है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 5 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि जो वाटर इसने डिस्प्लेस किया वो 5 न्यूटन वेट का वाटर था। ठीक है, तो ये वेट ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है। आप देखें कि यहाँ भी ऐसे ही आ रहा था, अभी जो आपने डेरिवेशन की है कि W1 आपने क्या कहना है, वेट इन एयर, और W2 क्या कहना है, वेट इन लिक्विड। ठीक हो गया, तो यहाँ लिखा भी है एयर और वाटर के अंदर जो वेट है, तो साथ में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखें, अब आ जाएं इधर फर्दर ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस की तरफ। तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अप्रॉक्सीमेटली, और सेंटीमीटर में ये लिखी है। साथ हमारे पास डेंसिटी भी है वाटर की, जो कि इन्होंने बताई है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अच्छा, अब W1 वेट हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह से लेट्स सपोज ये चूंकि अब इन्होंने ग्राम में किया हुआ है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने डिवाइड बाय 1000 किया है। ठीक है, तो अब यहाँ 50 है, 50 ग्राम है लेट्स सपोज उसका वेट, जिसका वेट इन्होंने बाहर एयर में वेट किया था वो 50 ग्राम था, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और साथ ये जो जी है, जी की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आ गया।
इसी तरीके से जब वाटर के अंदर डाला, दोबारा फिर वेट किया, तो उस टाइम जो वेट आया 0.44 वेट आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यहाँ हमने लिख दिया 0.06, ये बेसिकली वेट ऑफ वाटर है जो कि डिस्प्लेस हुआ है। अब यहाँ ये फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ W1 माइनस W2 है, ठीक है, या W2 माइनस W1 है, ये यहाँ माइनस आता है, मल्टीप्लाई नहीं आता। तो इन दोनों को आपने माइनस कर लेना है, सॉरी इन दोनों को W2 और W1 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। W1 माइनस W2 होगा, W1 ज़्यादा है, W1 माइनस W2 होगा तो आपके पास ये आ जाएगा 0.06, 0.06 नीचे लिखेंगे, ऊपर ये लिखेंगे और डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी, ये डेंसिटी आ जाएगी, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी है। फिर इस तरह एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें भी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, इतनी आ गई, और तीसरी, और एट द एंड हमने क्या करना है, इनकी एवरेजेस ले लेनी है, तो एवरेज हमारे पास इतनी आएगी। अब ये किलोग्राम है तो इसको हम अगर ग्राम में लेकर जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चली जाएगी। अब यहाँ देखें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज किया है जो कि बेस कर रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। हाउ डज डिस्प्लेसमेंट मेथड वर्क, डिस्प्लेसमेंट मेथड किस तरह काम करता है, तो ये इस तरह काम करता है कि जब आप किसी स्टोन को इमर्स करते हैं किसी वाटर के अंदर, तो वाटर लेवल जो है वो राइज होता है, और कितना राइज होता है, इतना ही राइज होता है जितना वॉल्यूम है स्टोन का। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका सी पार्ट जो है वो ये है कि इफ द वाटर लेवल राइज टू 65 ml टू 40 ml टू 65 ml, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो डेफिनेटली इन दोनों को माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाई ये मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू measure the volume of irregular shape object, why this method is not used to measure the volume of regular shape object। रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के लिए क्यों नहीं करते, क्योंकि रेगुलर शेप के लिए हमारे पास ऑलरेडी फार्मूलाज होते हैं जिसको हम यूज करके मेजर कर लेते हैं उनकी डेंसिटी को। राइट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास की क्या यूनिट है, मिलीलीटर है, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। हाउ मेनी ml इन 1 लीटर, तो देयर आर 1000 ml इन 1 लीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टोन हैज द मास ऑफ 80 ग्राम इफ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मेजरिंग सिलेंडर इज 20 ml, आफ्टर द इमर्जन ऑफ स्टोन द वाटर वॉल्यूम राइज टू 70 ml, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो डेफिनेटली बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाला वॉल्यूम माइनस कर लें, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ये है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। तो डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस हमारे पास 80 ग्राम है, जो वॉल्यूम है 50 ml है, इन दोनों को डिवाइड करें तो 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर आता है। नेक्स्ट ये है कि इस डेंसिटी को किलोग्राम पर मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सही नहीं हुआ, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। देखें ये क्या है, 1.6 है, साथ में हमारे पास है ग्राम पर मिलीलीटर ये है, तो हमने इसको किलोग्राम में पहले लेकर जाते हैं। तो किलोग्राम में लेकर जाने के लिए क्या करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10⁻3, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवाइड भी कर दें इसके साथ, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी आ जाएगा 10⁻3 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो 10⁻3 है उसको आप प्रीफिक्स यूज कर लें, वो हो जाएगा 1.6, साथ आ जाएगा किलोग्राम, और साथ में नीचे जो है वो मिलीलीटर तो आएगा, लेकिन जो नीचे 10⁻3 था वो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻3 का मतलब होता है 1000, और 1000 जब इससे डिवाइड होगा डेफिनेटली इससे, तो इसका पॉइंट और जो है वो लेफ्ट साइड पर 1 2 3 डिजिट और चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.0016 किलोग्राम पर लीटर, ये मिलीलीटर जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अब दूसरा जो है वो उसमें क्या कह रहा है हमें, किलोग्राम पर लीटर, अब ये मिलीलीटर नहीं चाहिए, तो यहाँ हमें पता है कि ये मिलीलीटर को हमने रिमूव करना है और यहाँ लीटर लिखना है। तो याद रहे कि 1 लीटर इज इक्वल टू, या अभी हम पीछे देख कर आए हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अभी अगर आपने मिलीलीटर को हटाना है तो मिलीलीटर की जगह क्या लिखेंगे, मिलीलीटर की जगह आप लोग लिखेंगे 1/1000, यानी इस मिलीलीटर की जगह आप लिखेंगे 1 बाय, इसको काट दें, उसकी जगह 1/1000 लिखें। अब 1000 थर्ड टर्म आ गई है और थर्ड टर्म किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। 1000 यानी ऊपर 0.006 से 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये चूंकि यहाँ थर्ड टर्म आ गई 1000, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा ये आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो जब आप इसको किलोग्राम पर लीटर में करेंगे तो 1.6 किलोग्राम पर लीटर होगा, ठीक है। आप इसको देख लें जरा दोबारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि यू आर गिवन विद द क्यूब, अ सॉलिड स्फीयर एंड इरेगुलर शेप स्टोन, ऑल ऑफ दीज हैव सेम मैसेज ऑफ 50 ग्राम।
डू ऑल ऑब्जेक्ट हैव द सेम वॉल्यूम, क्या सेम वॉल्यूम होगा? तो डेफिनेटली इनका वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं हो सकता। नो, दे ऑल हैव द डिफरेंट वॉल्यूम एंड डेंसिटी। जब वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि राइट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब की 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। और अगर एक लेंथ, हमें लेंथ ही गिवन है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगा तो एल क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। कैन यू फाइंड द वॉल्यूम एंड द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 लिक्विड्स हैं, ए एंड बी, डेंसिटीज हैं, एक की 2 ग्राम पर मिलीलीटर है और एक की 3.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। When both liquids are poured into a container, one liquid float on the top of the other. एक लिक्विड दूसरे के ऊपर फ्लोट करता है तो डेफिनेटली वही फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। अच्छा जी, डेंसिटी हाईएस्ट किस मेटल की है अर्थ के ऊपर? तो ऑस्मियम एक मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और ये डेंसिटी है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखें, हमने सेंटीग्राम को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेकर जाना है। तो जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। ये भी हम पीछे अपने प्रोसीजर के अंदर देख कर आए हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैसे लेकर जाते हैं? जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ice and water have the same chemical property, chemical formula, then why ice float on the water surface? ice क्यों float करती है? क्योंकि I की जो density है वो less हो जाती है, because I has higher density नहीं है, I की density जो है वो less हो जाती है। ये याद रहे कि density less होती है तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? ये याद रखना है आप लोगों ने। आइस क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी, आइस की डेंसिटी लेस होती है वाटर के मुकाबले में, ठीक है? और इसी को हम कहते हैं अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर अनॉमलस बिहेवियर शो करता है। वाटर अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जब वो आइस में जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। एट विच टेम्परेचर वाटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी? तो मैक्सिमम डेंसिटी इसकी कहाँ होती है? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अच्छा, फिर जो ये माइनस की तरफ जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक हो गया? तो डेंसिटी कम होने का मतलब है कि ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स को हमने कंसीडर करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आंसर आप लोग कर लेंगे। अभी वो उसी से रिलेटेड थे, अब वो सामने फिगर नहीं है, पिछली स्लाइड्स में चला गया है, तो मेरे लिए थोड़ा ये है कि मैं इसको एड्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन आप इसको समझ लेंगे, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाई डज अ स्टील नीडल सिंक इन वाटर एंड शिप और सबमरीन डू नॉट? अच्छा, जो नीडल है हमारे पास, एक सुई है आप जिसको कहते हैं स्टील नीडल, वो सिंक कर जाती है और इतनी बड़ी सबमरीन या शिप जो है वो नहीं करती। इसका मतलब ये है कि जो उसका वॉल्यूम है ना नीडल का, वो बहुत लेस है एज कम्पेयर टू शिप और जो सबमरीन है। तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वॉल्यूम का लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस करेंगी, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। व्हाट इज अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट क्या है? द फोर्स दैट पुशेस द सॉलिड इन अपवर्ड डायरेक्शन इन द लिक्विड, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। ऑन व्हाट फैक्टर डज द अपथ्रस्ट डिपेंड? तो अपथ्रस्ट डिपेंड करती है डेंसिटी क्या है और वॉल्यूम क्या है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और वाइस वर्सा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था प्रैक्टिकल नंबर 3 और आप जमकर पढ़ाई करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट भी कुछ प्रैक्टिकल्स आपको प्रोवाइड कर दूं। अगर नेक्स्ट प्रैक्टिकल नहीं भी आते तो तब भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर इन प्रैक्टिकल्स को भी कर लें बहुत अच्छे से, तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।